हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वाले बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर एच देख रहे हैं, ब्रेक का पार्ट नंबर एच। ठीक है, ब्रेक जैसा कि आप इसमें बता रहे थे हम आपको कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। ये सब लेक्चर 1 में हमने देखा था कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज फ्रॉक क्यों दिया जाता है। फिर ब्रेक का हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग में 4 स्टेप होता है। पहला प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले, फिर मोल्डिंग होता है, मोल्डिंग के बाद फिर ड्राइंग होता है, ड्राइंग के बाद बर्निंग होता है। आज हमारा वही टॉपिक है, बर्निंग आज हम देख रहे हैं। इससे पहले जो 3 प्रोसेस आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट ब्रेक पे जाके देखिए, वो हमारे टीच वेल इन बिहार पॉलिटेक्निक जो चैनल है उस पर उपलब्ध होगा। आप खाली टीच वेल इन बिहार पॉलिटेक्निक, टीच वेल इन बिहार टाइप कीजिएगा ना तो एक लौटा चैनल है जिसका आप आ जाएगा आपके पास। स्पेस नहीं डालना है आपको, पूरे आप ऐसे करके सर्च कीजिएगा। टीच WORLD वर्ल्ड इन बिहार ऐसे करके सर्च कीजिएगा तो आपको तुरंत ही हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक, लोगो देखिए आपका, मतलब साइड में एक जगह साइड में लोगो भी चल रहा होगा, उस प्रकार का लोगो आपका आएगा। तो यही हमारा चैनल है। देखिए, हम पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर 1 में हमने स्टैंडर्ड साइज देखा था ब्रेक का, जो हमारा 19x9 होता है, 19 सेंटीमीटर लेंथ में। इसका थिकनेस कितना होता है? तो 9 सेंटीमीटर का होता है। ब्रेथ भी इसका 9 सेंटीमीटर का ही होता है। ठीक, ब्रेथ इसका 9 सेंटीमीटर का होता है यहाँ पे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड साइज था। इसके ऊपर हम यहाँ पे एक छोटा सा जगह छूटा रहता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? तो फ्रॉक बोल रहे थे। मेंढक वाला नहीं, फ्रॉक इसका नाम ही है। ठीक, इसका काम क्या होता है? तो ये की तरह काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। 2 ब्रेक लेयर के बीच में एक की तरह काम करता है, होल्ड करने का काम करता है। इसका स्टैंडर्ड साइज कितना था? तो 10x4x1 सेंटीमीटर था। ठीक, और उसके बाद हमने कंपोजिशन देखा था। कंपोजिशन हमने सलीम, जो ब्रेक का जो कंपोजिशन था, किससे मिल का ब्रेक बना हुआ था, वो कुछ होता है ना, तो इसमें हमने सलीम नामक ट्रिक देखा था। SALIM, सलीम नामक ट्रिक देखा था। सलीम का मतलब हो गया, एस का मतलब हो गया सिलिका, ए का मतलब हो गया एल्यूमिना, एल का मतलब हो गया लाइम, आई का मतलब था यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, एम का मतलब था मैग्नीशिया। एम का मतलब यहाँ पे मैग्नीशिया था। सिलिका कितना हम बताए थे? तो सिलिका हम लोग 50 से 60% का यूज करते हैं। एल्यूमिना 20 से 30% यूज करते हैं। लाइम लगभग इसका लेस देन ये 5% रहता है, सॉरी लेस देन 5% रहता है। आयरन ऑक्साइड भी लेस देन 5% रहता है। ये लेस देन 1% रहता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम जनरली येलोस कलर देता है और ये कारण बनता है अनसाउंड, यानी कि ब्रेक को मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसका डिफेक्ट उपेक्ट करने के लिए कारण बनता है। लाइम यहाँ पे इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये जो सिलिका और एल्यूमिना का जो आपस में ब्रेक का पार्टिकल है उनको फ्यूज होने में मदद करता है, इसलिए लाइम यहाँ पे यूज करते हैं। एल्यूमिना स्ट्रेंथ देता है, सिलिका इसको पकड़ के रखता है, ये भी स्ट्रेंथ ही देता है जनरली। उसका हार्मफुल प्रॉपर्टीज देखा था हमने। ब्रेक का कंपोजिशन क्या क्या नहीं रहना चाहिए, रहने से हमारा हार्मफुल बन जाता है, वो देखा था हमने। उसका फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था। मैन्युफैक्चरिंग में हमने 4 स्टेप देखा था। पहले तो प्रिपेयरिंग ऑफ क्ले में हमने 5-6 स्टेप देखा था। उसमें हम सबसे आखिरी स्टेप क्या हमारा था? टेम्परिंग था। इसको हम पगिंग भी बोलते हैं, PUGGING, पगिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसमें हम किसका पग मिल का यूज करते हैं, पग मिल का उपयोग करते हैं। किस लिए पग मिल का उपयोग करते हैं? किस लिए? तो क्ले को प्रिपेयर करने के लिए, क्ले को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इसमें पग मिल का उपयोग करते हैं। और जो क्ले प्रिपेयर हो जाता है उसको हम पगिंग, जो प्रोसेस होता है उसको हम पगिंग बोलते हैं या टेम्परिंग बोलते हैं। जो क्ले प्राप्त हो जाता है उसको हम पग क्ले भी बोलते हैं या टेम्पर क्ले भी बोलते हैं। ठीक, तो उसके बाद टेम्पर क्ले का जो भी हमारा मतलब यहाँ से हम लोग जो क्ले प्राप्त होता है ना, वो प्लास्टिक स्टेज में प्राप्त है। हम बहुत दिन से बताते आ रहे हैं कि प्लास्टिक स्टेज में कुछ भी चीज़ प्राप्त होगा तो हम उसको आसानी से किसी भी साइज एंड शेप में ढाल सकते हैं। यहाँ से हमको प्लास्टिक स्टेज में प्राप्त हो गया मिट्टी, उसके बाद हम मोल्डिंग करते हैं। मोल्डिंग किस प्रकार से? तो एक इस प्रकार का रेक्टेंगुलर रहता है, उससे हम मोल्डिंग करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग कौन कौन सा मोल्डिंग में? तो एक ग्राउंड मोल्डिंग था, सॉरी हैंड मोल्डिंग था। हैंड मोल्डिंग में पहला ग्राउंड मोल्डिंग था, GROUND, ग्राउंड मोल्डिंग। फिर टेबल मोल्डिंग, फिर यहाँ पे मशीन मोल्डिंग देख रहे थे हम लोग। मशीन मोल्डिंग में क्या था? तो ड्राई क्ले मशीन था, एक प्लास्टिक क्ले मशीन था। हमने उसका फिर मोल्डिंग भी देख लिया था। ग्राउंड मोल्डिंग में क्या होता है? तो जनरली मोल्ड को लेते हैं, वाटर में डुबाते हैं, फिर उसका उसमें मिट्टी भरते हैं अच्छा से, इस प्रकार भरते हैं कि सभी कोने फिल हो जाए। उसको उलट के ऐसे छोड़ के उठा लेते हैं जहाँ पे हमको ब्रेक मिल जाता है, फिर वैसे साइड में रख के मोल्ड को हम नेक्स्ट प्रोसेस करते जाते हैं। टेबल मोल्डिंग में ये होता है कि हमारा जो
सरफेस होता है नीचे वाला वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, फ्लैट होता है, इसकी तुलना में ये महंगा होता है, लेकिन इसमें इफिशियंसी कम होता है वर्कर का, इसमें इफिशियंसी ज़्यादा होता है। ड्राई क्ले मशीन में क्या होता है, तो इसमें हम पाउडर मतलब जो भी हार्ड सॉइल रहता है उसका पाउडर डालते हैं, वाटर डालते हैं, अपने आप मिक्स कर लेता है, फिर रेक्टेंगुलर ब्लॉक एक ओपन एरिया छूट रहता है जिससे ब्लॉक में मतलब जो भी ब्रिक का मोल्ड रहता है उसमें भर जाता है मिट्टी, फिर उसके बाद उसको प्रेस कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर से जो भी है कॉम्पैक्टनेस इसमें ज़्यादा हो जाए, इसलिए और इसमें इससे जो ब्रिक मिलता है ड्राई क्ले मशीन से उसको हम डायरेक्ट बर्निंग के लिए उपयोग कर सकते हैं, ड्राइंग प्रोसेस करने का उसमें जरूरत नहीं होता है। प्लास्टिक क्ले मशीन में क्या होता है, रेक्टेंगुलर ओपन छूटा हुआ रहता है, रेक्टेंगुलर ओपन से जो भी मतलब होता है हमारा फ्रेम उसमें डाल देते हैं, वो फ्रेम का लेंथ और विड्थ कितना होता है, तो जितना लेंथ और विड्थ ब्रेक करता है उतना ही होता है, जितना थिकनेस चाहिए होता है उतना ब्रेक का उतना थिकनेस भरने पर एक वायर रहता है फिक्स्ड, उसके सहायता से ये कट जाता है थिकनेस में। यही था हमारा मोल्डिंग। मोल्डिंग में देखिए उसके बाद हम लोग देख रहे थे ड्राइंग। ड्राइंग में देखिए क्या था, तो ड्राइंग में हम लोग जनरली एक इस प्रकार का हम लोग स्टेक यूज करते हैं जिसमें एक ब्रिक हम ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल रखते हैं, तो दो ब्रिक इस प्रकार रखा जाता है, फिर एक लॉन्गिट्यूडिनल, फिर इधर भी एक लॉन्गिट्यूडिनल, इस प्रकार रखता है। इसका सेंटीमीटर कितना बताया था, 4 से 5 सेंटीमीटर यहाँ गैप रहता है, ये इसको टीयर बोलते हैं, एक लेयर को हम लोग टीयर बोलते हैं, सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, ऐसे 8 से 10 टीयर बनाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टेक बोलेंगे, एक स्टेक बोलते हैं, ठीक। और एक स्टेक का ब्रीथ कितना होता है, तो 2 ब्रिक्स के बराबर इसका ब्रीथ होता है लगभग। फिर इसमें हमने ड्राइंग यार्ड देखा था कि जहाँ पे हम लोग ब्रिक को मतलब सुखाते हैं वो यार्ड हो जाता है, उस वैसा जगह हो जाता है। फिर हमने सर्कुलेशन ऑफ एयर देखा था, सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए हम लोग कितना जगह छोड़ना है वो हम लोग देखा थे। स्क्रीनिंग हमने देखा था कि जहाँ पे पोल्यूशन वाला एरिया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हम लाने नहीं चाहते तो वहाँ पे स्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। आज हम देखेंगे बर्निंग ऑफ ब्रिक देखेंगे आज हम अपना, ठीक। बर्निंग ऑफ ब्रिक देखिए 2 प्रकार से होता है। बर्निंग ऑफ ब्रिक में पहले हम लोग जानते हैं कि बर्निंग ऑफ ब्रिक कहते क्या है। जब देखिए ड्राइंग हो जाता है मतलब मॉइस्चर उससे कंटेंट उतना मात्रा में निकल जाता है, कितना तो लेस देन 2% तक निकल जाता है या 2% तक रहता है मॉइस्चर, तब हम उसको उठा के बर्निंग करते हैं ताकि हमारा जो भी ब्रिक है उसमें क्या क्या आ सके, तो उसमें हार्डनेस आ सके, जो भी गुड प्रॉपर्टी है ब्रिक का वो आ सके, हार्डनेस आ सके, स्ट्रेंथ आ सके, रेड कलर आ सके, एटीसी मतलब जो हमको चाहिए ब्रिक में वो बर्निंग के बाद ही मेन हमको प्राप्त होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ों को लाने के लिए हम बर्निंग करते हैं। बर्निंग जनरली 3 स्टेप में होता है, ठीक। तो जनरली 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। सेकेंड स्टेप को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन बोलते हैं। थर्ड स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वर्टिफिकेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप को वर्टिफिकेशन। देखिए इसमें हम लोगों को जनरली कितना होता है, डिहाइड्रेशन में 400 से डिग्री सेल्सियस से हम लोगों को 650 डिग्री सेल्सियस तक हीट पहुंच जाता है, ठीक। उसके बाद 650 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसमें पहुंच जाता है, जिसमें हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है। फिर 900 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस तक 1150 डिग्री सेल्सियस तक हीट पहुंच जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों बोलते हैं, देखिए जो भी हमारे 2% मान के चले, सभी ब्रिक में तो 2% से कम हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लगा सकते, पता देखते हैं कि हाँ ये लगभग उसके बराबर हो गया है तो हम उठा के वहाँ से ले चले जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा है, कुछ कंटेंट ज़्यादा है या कुछ कंटेंट रह गया अभी भी वाटर का, तो वो 400 से लेकर 650 तक होते होते पूरी तरह से वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक। उसके 650 से लेकर 900 तक में अगर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है जिससे कार्बन निकलने की संभावना है, जिससे कुछ भी चीज़ होने का संभावना है, तो उसमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वहाँ से निकल जाता है, जिससे ब्रिक हमारा बच जाता है, हार्मफुल उसमें नहीं होता है। फिर उसके बाद वर्टिफिकेशन यानी कि सॉलिड हो जाता है, वो कितने पे, तो 1100 से या 1150 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड हो जाता है। वहाँ पे हमको रेड कलर मिल जाता है, वहाँ पे हमको टफनेस प्राप्त हो जाता है ब्रिक का, वहाँ पे हम ब्रिक में स्ट्रेंथ आ जाता है, ब्रिक को हम वहाँ पे मेटेलिक साउंड करने लगता है, ये सब चीज़ यहाँ पे ब्रिक में आ जाता है, ठीक। तो उसके बाद देखिए अगर जो ब्रिक ओवर बर्न हो जाए, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी तो होता है, ब्रिक ओवर बर्न हो जाए मतलब ज़्यादा जल जाए, तब क्या होगा, तो ब्रिक ज़्यादा जल जाता है तो ब्रिटल बन जाता है, ब्रिटेल। आप सब सुने होंगे कि एक ब्रिटेल मटेरियल है, ब्रिटेल यानी कि भंगुर मटेरियल, ब्रिटेल यानी कि उसमें एक बार हम चोट करेंगे ना तो तुरंत ही टूट के अलग हो जाएगा, एक बार चोट करेंगे तो तुरंत ही टूट के अलग हो जाएगा। जैसे कोयला देखिए, कोयला में हम लोग एक बार 2 बार मारते हैं तो टूट के अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है, टूट के अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं चूर चूर होना, चूर चूर होना।
या कमजोर बोल लीजिए, ब्रिटल यानी कि कमजोर बोल लीजिए। इसमें जो इसमें होता है ना कि हम हथौड़ा मारते हैं तो ये टूटने से पहले कोई साइन नहीं देता, एकाएक टूट जाता है। लेकिन अगर जो ब्रिक अंडर बन रहे, ओवर बर्न यानी कि ज़्यादा जल जाता है और कम जले तब क्या होगा, तो कम जलेगा तो आपको पता है क्ले से बना हुआ, तो ये क्ले फॉर्म में ही रह जाएगा। ये लोड उठाने के लिए इसमें फिर लोड उठाने के लिए सफिशियंट एलओडी लोड ये कम झेल पाएगा, इसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे हम लोग जहाँ पे मतलब वाटर का ज़्यादा यूज़ होता है। इट से इसमें भी मतलब खामियां पाया जाता है। और इसका देखिए, अब ये तो हम लोग समझ गए कि बर्निंग क्यों कर रहे हैं, बर्निंग में कितने स्टेप होते हैं, बर्निंग में अगर जो ज़्यादा बर्निंग हो जाए तो क्या होगा, कम बर्निंग होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ तो हम लोग जान गए। ठीक, अब जानते हैं कि बर्निंग का स्टेप मतलब किस प्रकार करते हैं, बर्निंग का मेथड कौन कौन सा होता है। दो मेथड बर्निंग का हम लोग होता है, हमारे पास होता है कौन कौन सा। तो हम लोग पहला देखिए बर्निंग का दो मेथड कौन कौन सा है। तो पहला मेथड है क्लैंप बर्निंग, क्लैंप बर्निंग। दूसरा है क्लीन बर्निंग। क्लैंप बर्निंग और क्लीन बर्निंग में बस इतना ही अंतर होता है कि क्लैंप बर्निंग होता है ना वो ओल्ड डेज में यूज़ किया जाता था। इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा तिरछा, यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मतलब फ्यूल भर दिया जाता है। पहला लेयर यहाँ पे फ्यूल डालते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक का 3 लेयर लगाते हैं, 3 से 4 लेयर, फिर फ्यूल डालते हैं, फिर ब्रेक का लेयर लगाते हैं और फाइनल में इसको बंद कर दिया जाता है ऐसे। और यहाँ पे नीचे जो फ्यूल रहता है ना, यहाँ पे आग लगाते हैं तो धीरे 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 यहाँ पे पूरे में आग फैल जाता है। यहाँ पे आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक बार में, क्योंकि देखिए ये क्लैंप बर्निंग ओल्ड डेज में होता था, लेकिन देखिए हम यहाँ पे पहले यहाँ आग लगा रहे थे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है कि नहीं इसको हीट, जिससे कारण ये ओवन बर्न ब्रिक हो जाएगा, यहाँ पे खराब ब्रिक हमको प्राप्त होगा। लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे कम मिल रहा है तो ये अंडर बर्न होगा, तो ये भी खराब ब्रिक मिलेगा। बीच में जो रहेगा हमारा ब्रिक ना वो थोड़ा सा सही मिलेगा, तो इसमें मतलब डिफेक्ट ज़्यादा रहता था। इसलिए हम लोगों के पास कौन सा आया, तो क्लीन बर्निंग आया। क्लीन बर्निंग मॉडर्न डेज में आजकल जो यूज़ हो रहा है, आजकल जो भट्टियाँ आप सब देखते हैं ईटे का, वो क्लीन बर्निंग रहता है। क्लीन बर्निंग में भी दो प्रकार का रहता है, एक इंटरमीडिएट क्लीन, एक कंटिन्यूस क्लीन। इंटरमीडिएट में भी एक अप ड्राउट एक डाउन ड्राउट, कंटिन्यूस में भी 2 से 3 प्रकार का रहता है। तो पहले आज हम लोग क्लैंप बर्निंग तक देख लेंगे, उसके बाद क्लीन बर्निंग का स्टार्ट करेंगे। क्लीन बर्निंग में बहुत लंबा चौड़ा चाहिए आपको, कम से कम इसमें 40 मिनट आपको ऐसे चला जाएगा क्लीन बर्निंग में। डरा नहीं रहे हैं, बता रहे हैं आपको। चलिए हम आप लोग आप चलिए हम लोग आज बर्निंग देखते हैं, बर्निंग ऑफ ब्रिक और क्लैंप बर्निंग देख लेते हैं। होप सो क्लैंप बर्निंग इसी में खत्म हो जाए। चलिए उतारना स्टार्ट कीजिएगा, हेडिंग डालिए बर्निंग ऑफ ब्रिक। बर्निंग ऑफ ब्रिक हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग आप सब होप सो डाल दिए होंगे, बर्निंग ऑफ ब्रिक लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, बर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। बर्निंग बर्निंग इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के बनने के लिए मतलब ये जो भी हमारा स्टेप चल रहा था मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, तो बर्निंग है। बिकॉज बर्निंग ही हमारा स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है, ये सब बर्निंग ही हमको प्रदान करता है ईटे के अंदर। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, बर्निंग इज इम्पार्ट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक दैट मेक डेंस बर्निंग। एक मिनट दिख रहा है आपको, काम लायक आप दिखिए रहा है, सब कुछ दिख रहा है आपको। बर्निंग इज इम्पार्ट इम्पार्ट होता है मतलब डालना होता है, ठीक। इम्पार्ट्स हार्डनेस हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द bricks that make to the bricks that makes एक मिनट,
चलिए आप देख रहे हैं, मेक्स dense dense and durable, and also impart and also imparts in red color appearance, appearance 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 मतलब रेड कलर, इसमें appearance जो होता है वो इसी के द्वारा आता है, बर्निंग के द्वारा. इफ ब्रेक overburn they can become brittle, hence break easily. If bricks are overburned, then they become brittle, hence break easily. ब्रेक आसानी से टूट जाता है ब्रिटल होने के बाद. ठीक. द ब्रेक आर अंडर वन मतलब कम जला हुआ. द इफ ब्रेक्स आर UNDER अंडर, burn BURN burn, then they will be soft in nature, and unable to hold the load, unable to hold the load, load. मतलब ये जो कम जलेगा तो ये मतलब होल्ड करने के बाद, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो होल्ड कहाँ से कर पाएगा लोड को. ठीक. इसलिए होल्ड नहीं कर पाता है. द बर्निंग ऑफ द ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन फ्लोइंग 3 स्टेप. लिखिए नेक्स्ट. द बर्निंग ऑफ ब्रिक bricks is carried out in flowing step, THRE 3 steps. फर्स्ट लिखिए. फर्स्ट डिहाइड्रेशन, HYDRAD हाइड्रेट मतलब यहाँ से जल निकालना. हाइड्रेशन यहाँ पे लिख लीजिए कितना, तो 400 से 650 डिग्री सेल्सियस, 650 400 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस तक. सेकेंड स्टेप लिखिए OXY ऑक्सीडेशन, 650 से लिखिए 900 डिग्री सेल्सियस तक. फिर थर्ड लिखिए वर्टिफिकेशन, वर्टिफिकेशन, VIRTIFICA वर्टिफिकेशन. इसका लिखिए 900 डिग्री सेल्सियस से लेके 1100 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है ये. ठीक.
इतना दूर तक रहता है। देखिए अब जो हम आपको बता रहे थे कि डिहाइड्रेशन में क्या होता है, तो वाटर रिमूव होता है। अगर कुछ कुछ मतलब रह गया तो वो रिमूव हो जाएगा। लिखिए ऑल द वाटर, all the water is removed at the temperature, removed at the temperature 650 degree Celsius is called dehydration. Celsius is called dehydration. Dehydration is called dehydration. देखिए क्या कह रहा था, बर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक के लिए बर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। बर्निंग इज इम्पार्ट, मतलब बर्निंग जो होता है वो डालता है क्या, तो हार्डनेस, स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक, ब्रिक में डालता है। देन मेक्स डेंस, अगर जो उसको डेंसेबल बनाता है, ड्यूरेबल बनाता है। एंड इट इज ऑल्सो इम्पार्ट इन रेड कलर, और रेड कलर का जो पेरेंस होता है वो इसमें डालता है ब्रिक में। कौन, तो बर्निंग इफ ब्रिक्स आर ओवरबर्न, मतलब ज़्यादा जल जाता है तब। देन दे बिकम ब्रिटल, ब्रिटल बन जाता है। हेंस ब्रेक इजीली, आसानी से टूट जाता है अगर जो इस पर स्ट्राइक किया जाता है हैमर से। तो इफ ब्रिक्स अंडर बर्न, अगर जो ये कम बर्न होता है यानी कि स्वेली फॉर्म में रह जाता है जब, देन दे विल बी सॉफ्ट, अगर ये सॉफ्ट रह जाता है फिर। एंड अनेबल टू होल्ड द लोड, उसका ये स्ट्रेंथ ही नहीं है इसमें, तो होल्ड क्या कर पाएगा लोड को, घंटा। इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं तो लोड को क्या कर पाएगा, ये नहीं कि अब देखिए दुबला पातला आदमी है, वो कम खाया पिया है, ओकरा दे दीजिएगा 80 किलो उठा लेगा। मोटा ताकतवर आदमी है, ओकरा दीजिएगा 80 किलो उठा लेगा, तो क्या अच्छा से उठाएगा। 80 किलो जो मोटा एकदम तगड़ा आदमी है वो 80 किलो उठा पाएगा। तो वही, तो वो ओवर बर्न है, वो बर्न है, मतलब सिंपल बर्न है। अगर जो ओवर बर्न हो जाता है यानी कि दैट मीन्स कि वो 80 किलो का आदमी, मतलब 800 बोल रहे, सॉरी 80 किलो का आदमी है और उसको उठाने के लिए दीजिएगा 5 किलो, तो वो आसानी से उठा लेगा कि नहीं उठा लेगा। तो वहाँ पे ओवर बर्न वाला कंडीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा उठा भी सकता है, इसमें स्ट्रेंथ आ भी सकता है और ब्रिटल भी बन सकता है नेचर में। लेकिन अगर जो यहाँ पे सॉफ्ट किस ले रहा है तो कम बन रहेगा, यानी कि 80 किलो का आदमी है उसको, मतलब 60 किलो का आदमी है उसको 80 किलो 90 किलो भार उठाने के लिए दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भार उठाने के लिए, दुबल लिखकर ही आदमी होगा, तो वही, तो वो अनेबल टू लोड होने की हो जाएगा नहीं। इसमें ये भी सिंपली समझिए ना, ब्रिक का एक तरीके से आप मिट्टी वाला जो हम आपको दे रहे हैं उदाहरण वही लेके चलिए, ठीक। जो ब्रिक आपने पकाया है मिट्टी आपने पकाया है, ठीक। एक मिट्टी को अच्छा से पकाइएगा, एक को डालिएगा 5 से 10 मिनट बाद निकाल लीजिएगा, ठीक। एक अच्छा से पक जाएगा, एक रेड कलर आ जाएगा जिसमें एक हल्का सा येलोइश कलर और रेड कलर हल्का हल्का रहेगा उसमें। तो देखिएगा जो ज़्यादा अच्छे से पका जिसमें ज़्यादा अच्छा रेड कलर, उसमें लोड डालिएगा तो ज़्यादा देर तक वो सहलेगा, लेकिन ये लोड ज़्यादा देर से नहीं सह पाएगा। एक और ब्रिक लीजिएगा, ठीक, मतलब ब्रिक नहीं लीजिएगा, एक और मिट्टी लीजिएगा, उसको बहुत ज़्यादा समय तक जलाइएगा, एक्सेसिव कर दीजिएगा, तो ज़्यादा देखिएगा ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगा उसमें, यानी तो वो ब्रिटल हो जाएगा। ज़्यादा स्ट्रेंथ करने का ये हो गया कि उसमें देखिए ज़्यादा अच्छा से सब कुछ फ्यूजन हो जाएगा, तो उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा सकता है या ब्रिटल भी बन सकता है, चुरचुर हो भी सकता है तुरंत ठोकने पर। वही कहना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक। द बर्निंग ऑफ ब्रिक इज कैरिड आउट इन फ्लोइंग 3 स्टेप, 3 स्टेपों में बर्निंग को कैरिड आउट किया जाता है। पहले हमारा डिहाइड्रेशन में 400 से 650 डिग्री सेल्सियस तक हमको चाहिए होता है। फिर ऑक्सीडेशन जिसमें 650 से 900 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। वर्टिफिकेशन जिसमें 900 से 1100 या 1150 डिग्री सेल्सियस तक का हमारा टेम्परेचर रहता है। फिर क्या कह रहा था, ऑल द वाटर, सभी वाटर जो भी रहता है, इस देखिए वाटर किसी भी स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। पहले तो स्ट्रक्चरल वाटर रहता है, ठीक, जो कि स्ट्रक्चर के अंदर रहता है। एक रहता है जो उसमें वाटर हम लोग इम्पार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर वाटर जल्दी रिमूव नहीं होता, जो इम्पार्ट किए हैं हम लोग वाटर मिलाए हैं वो वाटर रिमूव हो जाता है। इसमें ऑल द वाटर रिमूव्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 650 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, इसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। आप तब तक इसको उतारिए, हम हटते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो ऑक्सीडेशन देख लेंगे। आप इसको पॉज करके यहाँ पे उतार लीजिए, हम लोग मिटाने के बाद ऑक्सीडेशन देख लेंगे। चलिए दोस्तों ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। फॉर रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल द टेम्परेचर फॉर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फॉर रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल सॉरी
एक मिनट। बोलते बोलते गला सूख गया था जी। चलिए लिखना स्टार्ट किया। फॉर रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, फॉर रिमूविंग ऑल द organic materials सॉरी मैटर लिख लीजिएगा यहाँ पे, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, द टेम्परेचर द 900 degree Celsius is sufficient, is sufficient. This step is called ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन ग्रुप में इसको हटा देना। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप लिखिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। फॉर इम्पार्ट द स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस etc ब्रिक आर बर्न्ट एट एनी टेम्परेचर फॉर, अब लास्ट है ये, फॉर इम्पार्ट द स्ट्रेंथ, फॉर strength, hardness, strength, hardness, durability, strength, hardness, durability, strength, hardness, durability etc bricks are burned at a temperature of about 1100 degrees Celsius, about 1100 degrees Celsius, because the fusing of sand and lime, the fusing of sand and lime take place at this temperature, takes place at this टेम्परेचर। कहने का मतलब कि इस टेम्परेचर पे जो हमारा ब्रिक में जो सैंड और लाइम रहता है वो आपस में फ्यूज कर जाता है, केमिकल रिएक्शन कर लेता है। ठीक, एंड केमिकल बॉन्डिंग टेक प्लेस एंड chemical bonding takes between this material and chemical bonding take between takes between this material between these materials after the temperature is
cool down after the temperature cool down, resulting in the hard and dense mass is called vertification. Cool down resulting in the hard mass hard in the hard mass dense hard and dense mass hard and dense mass cool down resulting in the hard and dense mass found is called vertification. इसे ही वर्टिफिकेशन कहा जाता है, ठीक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और लिख लीजिए। when the temperature is about when the temperature is about 1100 degrees Celsius is raised then ingredient bind together and increase the strength of brick. Increase the स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का स्ट्रेंथ जो होता है वो बढ़ा देता है। फिर अगर देखिए जो भी टेम्परेचर है मतलब 1100 डिग्री सेल्सियस से बियॉन्ड जाएगा तो जो हमारा जो मतलब जो ब्रिक मास है वो एक ग्लासी फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसको हम वर्टिफाइड ब्रिक कहते हैं। इफ टेम्परेचर राइज बियॉन्ड 1100 डिग्री Celsius, then glassy mass is found and brick are said to be vertified. If temperature rised beyond 1100 degrees Celsius, then glassy mass, then glassy mass is formed and bricks are said to be vertified.
देखिए वर्टिफिकेशन क्या है, तो जब हमारा 1100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो हमारी स्ट्रेंथ ये सब पार्ट्स मिल जाएगा ना, तो उस प्रोसेस को वर्टिफिकेशन कहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर जो हम करते हैं तो वो ग्लासी मास में कन्वर्ट हो जाता है। एक ग्लासी मास मतलब आर पर दिखने लग जाता है। ग्लासी का कहने का मतलब है कि ब्रेक का आर पर दिखने लग जाएगा उस समय, वैसे मास में कन्वर्ट हो जाता है ये। तो उसको हम वर्टिफाइड करते हैं, यानी कि उसको एक बार ऐसे गिराएंगे ना तो चकना चूर हो जाएगा, यानी टूटने का उसमें ज़्यादा चांस आ जाएगा। ठीक, इसलिए तो बोलते हैं कि ओवरबर्न ब्रिक रहेगा तो तुरंत टूट जाता है, इसलिए उसमें वर्टिफाइड आ जाएगा। यानी कि ऐसे हम रख के देखेंगे तार पर दिखने लगेगा, ऐसे नीचे हम छोड़ते हैं 1 मीटर की हाइट से तो ये चूर चूर हो जाएगा, ऐसे दरार आ जाएगा, इसमें चूर चूर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम ग्लास को 1 मीटर से ऊपर छोड़ेगा तो चूर चूर हो जाता है कि नहीं, तो भाई ग्लासी मास इसको ही कह रहे हैं हम लोग। फिर इसका देख लीजिए, ब्रेक आर नॉट बर्न एबव दिस टेम्परेचर, यानी कि 1100 डिग्री सेल्सियस से हमको ज़्यादा नहीं बर्न करना चाहिए, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ ब्रेक एंड डिस्ट्रॉयड शिप एंड ए वेरी हार्ड मास when cold, which is not workable while brick work. Brick are not one. Bricks are not one. Not one above this temperature. Above this temperature. इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर इसको नहीं बर्न करते, बिकॉज it will result in the melting of brick, in the melting ऑफ ब्रेक्स। ज़्यादा हम इसको बढ़ाते हैं तो इससे ब्रेक का मेल्ट होने का चांसेस रहता है एंड डिस्ट्रॉय द शेप, उसके कारण जो होता है हमारा शेप बिगड़ने का चांसेस भी रहता है एंड डिस्ट्रॉयड शेप ए वेरी हार्ड मास एंड डिस्ट्रॉयड शेप ऑफ ब्रेक, SHAPE, शेप ऑफ ब्रेक। जो भी हमारा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड मास मिल जाता है ब्रिक का, उसके बाद जो भी होता है एंड उसका फिर देखिए ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा जल जाएगा तो बहुत ज़्यादा हार्ड मास हो जाएगा, वो ब्रिक वर्कमैन की दीवार लगाने में कुछ काम आएगा, वो कुछ काम नहीं आएगा वो। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हार्ड होने के कारण, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होने के ब्रिटल हो जाने के कारण वो हमारे ब्रिक वर्क में जरूरी नहीं रहता। नेक्स्ट पॉइंट वही है, लिखिए नहीं इसी के साथ ही लिख लीजिएगा एंड यहीं से लिख लीजिए एंड ए वेरी हार्ड मास एंड ए वेरी हार्ड, HARD हार्ड, रहने दीजिए इसको, हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखवा देंगे। आप यहाँ तक उतारिए क्योंकि नीचे लिखने में नहीं बन रहा है, फिर खराब राइटिंग भी दिखेगा आपको। यहाँ तक उतारिए। चलिए आपको ये समझा देते हैं, उसका क्लैम्प बर्निंग स्टार्ट करेंगे। यहीं तक ये था, उसका क्लैम्प बर्निंग स्टार्ट करेंगे हम। देखिए क्या कहता था, फॉर रिमूव हो जाता है ऑल द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो भी हमको ऑर्गेनिक मैटर है उसको हटाने के लिए हम क्या कहते हैं, तो द टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस इज सफिशिएंट। 900 डिग्री सेल्सियस तक जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो हट जाता है। दिस स्टेप इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर इम्पार्ट द स्ट्रेंथ डालने, मतलब ब्रेक में इम्पार्ट करने के लिए, हार्डनेस इम्पार्ट करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करने के लिए, etc ब्रेक आर बर्न एट द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको बर्न करते हैं। बिकॉज द फ्यूजिंग ऑफ सैंड एंड लाइम, जो भी सैंड और लाइम का जो फ्यूज होता है आपस में, मतलब जो भी पार्टिकल होता है ब्रेक का वो आपस में फ्यूज करता है, आपस में मिलता है, तो उसी को कहते हैं टेक प्लेस एट दिस टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पे, 1100 डिग्री सेल्सियस पे ये आपस में फ्यूज कर जाता है एंड केमिकल बॉन्डिंग टेक बिटवीन दिस मटेरियल, केमिकल बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में बन जाता है। आफ्टर द टेम्परेचर कूल डाउन रिजल्टिंग, उसका जो हम टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है उसका ए हार्ड एंड डेंस मास फाउंड, जो भी हमारा हार्ड और डेंस मास, मतलब अच्छा मास हमको फाउंड हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम वर्टिफिकेशन कहते हैं। व्हेन द टेम्परेचर, और जो टेम्परेचर अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस रीच्ड, जब हमारे 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रीच कर जाता है, देन तब इंग्रेडिएंट बाइंड टुगेदर, तब जो हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जैसे सैंड हो गया, लाइम हो गया, एल्यूमिना हो गया, ये सब आपस में बाइंड करने लगता है, आपस में जुड़ने लगते हैं। इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक, उससे हमारा ब्रेक का स्ट्रेंथ जो इंक्रीज हो जाता है। इफ, अगर जो टेम्परेचर जो हमारा होगा राइज बियॉन्ड, मतलब ज़्यादा हो जाता है किसी 1100 डिग्री सेल्सियस से, देन ग्लासी मास इज फॉर्म,
वही 1 मीटर से ऊपर से नीचे गिराएंगे वो चकनाचूर होने के चांसेस रहेंगे। ब्रिटल मास बोल सकते हैं इसको, फॉर्म हो जाता है। आर एंड ब्रिक्स आर सेड टू बी वर्टिफाइड, उस प्रकार के ब्रिक को हम क्या कहते हैं, तो वर्टिफाइड ब्रिक कहते हैं। ब्रिक आर नॉट बर्न, और जो ब्रिक हमारा नहीं बर्न रहता है एबव दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के मतलब इस टेम्परेचर तक यानी कि अंडर 1 ही रह जाता है। ब्रिक आर नॉट बर्न एबव, मतलब इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं बर्न करना चाहिए, सॉरी, बिकॉज इट विल रिजल्ट इन द मेल्टिंग, उसके कारण मेल्ट होने का चांसेस रहता है। ब्रिक मतलब पिघलने का चांसेस रहता है, वो ओवर बर्न हो जाता है। जैसे कि देखिए धातु या कुछ भी है, मतलब लोहा को ज़्यादा ही गर्म कर दे तो पिघलने लगता है कि नहीं, उसी का मेल्ट हो जाता है ऑफ ब्रिक्स एंड डिस्ट्रॉयड द शेप ऑफ ब्रिक, उसके कारण ब्रिक का जो शेप रहता है यानी कि जो भी हमको ये रेक्टेंगुलर शेप चाहिए रहता है वो शेप हमको नहीं मिल पाता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है। चलिए उतार लीजिए पॉज करके। चलिए आखिरी पॉइंट देख लेते हैं कौन सा, जो अभी हम आपको नीचे लिखवा देते हैं। एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद क्लैंप बर्निंग स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए वेरी हार्ड मास, ए वेरी हार्ड मास फाउंड नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिएगा, जो आप लिख रहे थे ना उसी के नेक्स्ट पॉइंट में या उसी के साथ ही लिखते चलिएगा, ठीक। जो हम यहाँ पे खत्म किए थे ना उसी के साथ ही आगे लिखते चलिएगा ऐसे, ए वेरी हार्ड मास फाउंड व्हेन कॉल्ड व्हेन ब्रिक called which will not workable, which will be not workable while brick work, यानी कि जब हम ब्रिक वर्क करेंगे तो ये वर्क केवल काम में नहीं आ पाएगा, हार्ड मास हो जाता है, इसका स्ट्रेंथ मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा घट जाता है, इसका साइज और शेप मतलब बिगड़ जाता है, जिसके कारण इसको हम मैसनरी वर्क में यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक। नोट डाउन करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आप ना क्लैंप बर्निंग देते हैं। देखिए क्लैंप बर्निंग भी हम आपको समझा चुके थे कि क्लैंप बर्निंग क्या होता है क्या नहीं होता, हम आपको बता चुके थे, ठीक। तो क्लैंप बर्निंग में हम डायरेक्ट लिखाने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम पास करने से फायदा नहीं है, टाइम पास करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलने वाला है, मतलब बर्बाद होने वाला है। लिखिए ब्रेक आर बर्न आइदर क्लैंप बर्निंग और क्लीन बर्निंग, लिखिए bricks are burned either kiln burning, clean burning। पहला टॉपिक लाइए इसमें क्लैंप बर्निंग। डालिए BURNING बर्निंग। इसका पहले फिगर बता देते आपको। चलिए फिगर पहले बना लीजिए। देखिए इधर दीवार लगा रहता है, ठीक। उसके बाद इस दीवार का जो एंड रहता है ना एंड रहता है वो कुछ इस प्रकार सेटल रहता है, ठीक।
तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ना वो 15 डिग्री का एंगल बनता है, 15 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे। और उसको उसके बाद यहाँ पे ऐसे हम यहाँ पे इधर पट्टी भी दीवार लगा देते हैं, ठीक। यहाँ पे उसका देखिए हम यहाँ पे अपना जो होता है पहले फ्यूल डालते हैं, जो भी ईंधन हमको जिसके द्वारा जलाना रहता है वो फ्यूल यहाँ पे डाल देते हैं। इसका इतना दूर का कितना रहता है हाइट हमारा, 700 से 800 mm के बीच में, 700 से 800 mm हम यहाँ पे डालते हैं ये अपना फ्यूल। उसके बाद यहाँ पे लेयर, जो टीयर टीयर बता रहे थे ना आपको, वहाँ पे यहाँ पे हम 4 से 5 लेयर बनाते हैं। देखिए ब्लैक कलर से हम फ्यूल दर्शा रहे हैं और ब्लू कलर से हम इसमें लेयर दर्शा देते हैं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, यहीं मतलब इतना दूर में ब्रेक है, बस ये आप लोग जान लीजिए। उसका कितना से कितना कोर्स तक रह सकते हैं इधर, तो 4 से 5 कोर्स तक। अब 4 से 5 कोर्स तक यानी 4 से 5 ऐसे ब्रेक रख देंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद फिर फ्यूल डालेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी तुलना में यहाँ पे थोड़ा सा कम फ्यूल डालेंगे। फिर यहाँ पे ब्रेक लेयर डालेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे हम लोग फ्यूल डालेंगे। यहाँ पे फिर ब्रेक लेयर। अच्छा से बनाइएगा, हमसे तो ऐसे ही बन रहा है। फिर देखिए इतना दूर हो गया ना, हम यहाँ पे फाइनल इतना मतलब 4 से 5 बार ऐसे डालते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मिट्टी भर देते हैं, ऐसे करके यहाँ पे मिट्टी भर दिया जाता है। यहाँ से इस प्रकार मिट्टी भरा हुआ रहता है। ये इंडिकेशन है कि यहाँ ये ग्राउंड लेवल है, ठीक। ये हमारा क्या है, तो GL है, ग्राउंड लेवल है। और इसका जो हाइट रहता है ना वो लगभग 3 से 4 मीटर तक रहता है, 3 से 4 मीटर तक। ये 3 से 4 मीटर तक रहता है, ठीक। ये ब्रिक वॉल है, मिट्टी से बना हुआ, मतलब मिट्टी से बना दिया जाता है इसको, ठीक। इसको मिट्टी से बनाया जाता है, तो ये क्या है, ब्रिक वॉल। ये ब्रिक वॉल है ताकि हीट इधर उधर ना फैल सके हमारा, इसलिए इसको रखा जाता है, ठीक। लेयर ऑफ ब्रिक्स रॉ, ये क्या हो गया हमारा, लेयर ऑफ ब्रिक रॉ हो गया। ये हो गया, ये हो गया। इसको ब्लू कलर से बना देते हैं, फ्यूल वाला फ्यूल से बनाएंगे, ठीक। फ्यूल वाला ब्लैक से बनाएंगे, इसको ब्लू कलर से बना देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, तो अर्थ है, ये RTH अर्थ है। इधर भी अर्थ ही है हमारा, पूरा पूरा भरा हुआ है, इस प्रकार अर्थ ही रहता है, ये नीचे तक रहता है इस पर। यहाँ पे ब्लू कलर से बनाना है, ठीक। आप भी 2 पेन से बनाएगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से पता चल सके। ब्रिक लेयर, ये हमारा क्या है, तो ब्रिक लेयर है। उसके बाद ये देखिए ब्लैक वाला जो हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं ना, या इसी को लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए FUEL फ्यूल, नजर आ रहा होगा, यहाँ पे लिख लीजिए FUEL फ्यूल। ये हमारा क्या है, तो फ्यूल है। ये ब्लैक वाला फ्यूल है और ब्लू वाला ब्रिक लेयर है। फिगर ऑफ क्लैम्प बर्निंग। यहाँ पे क्या है, फिगर ऑफ क्लैम्प बर्निंग आपको दिखाया जा रहा है, ठीक। ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद क्लैम्प बर्निंग के बारे में लिखाना स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रकार का ट्रेपेजोइडल शॉप में आपको सेट में मिल रहा है कि नहीं, देखिए इसको इस तरह, इसको इस तरह कीजिए, फिर इसको इस तरह कीजिए, फिर इसको इस तरह कीजिए, इधर ज़्यादा इधर कम है, तो ये ट्रेपेजोइडल शेप में रहता है, ठीक। लिखिए आप पॉज करके, यानी कि नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए होप से लिखे होंगे, उतार लिए होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो पीछे जाके उतार लीजिएगा।
होप सो आप सब हेडिंग डाल लिए होंगे क्लाइम बर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लाइम बर्निंग। फिगर भी बना लिया ही होगा आपने, लिखना स्टार्ट कीजिए क्लाइम बर्निंग में। द shape shape is shape 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 is ट्राइपोजोडल। देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऐसे रहता है ऐसे रहता है ऐसा रहता है, वो ट्राइपोजोडल का जैसे ही था कि नहीं, ऐसे ले जाके यहाँ पे तो ही बोला था शेप इज ट्राइपोजोडल एंड प्रिपेयर and prepared in such a way in such a way such a way in such a way that short that shortened slightly that shortened slightly in GHT slightly in excavation and wider 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 and is rise at angle about 50 degree and is rise at an angle about 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी हम बना रहे थे ना अपना क्लैम्प बर्निंग वाला, वो ट्राइपोजोइडल शेप में रहता है और उसको प्रिपेयर हम इस प्रकार करते हैं ना, इस सच वे डाइट प्रिपेयर इस प्रकार करते हैं कि जो भी शॉर्ट इंड रहता है ना वो हमारा स्लाइटली अंदर रहे, एक्सकेवेशन यानी मिट्टी के अंदर हल्का सा रहे। एक्सकेवेशन मतलब खन नहीं होता, हल्का सा खन के अंदर कर दे, और जो दूसरा इंड रहे ना हमारा वैसे वो ट्राइपोजोइडल रहे, इस प्रकार 15 डिग्री पे इस प्रकार वो इंक्लाइनेशन में रहे, ठीक। एंगल अबाउट 50 डिग्री के एंगल में वो रहे, ठीक। ए 700 mm to 800 mm fuel layer is provided and locally available fuel can be used। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ए। देखिए यहाँ पे 700 से 800 फिगर जो आपने बनाया उसमें देखिएगा 700 से 800 यहाँ लिखा है कि नहीं, पहला फ्यूल का लेयर हो जाता है वो 700 से 800 हम डालते हैं, तो वही पॉइंट लिखवा रहे हैं। ए 700 mm to 800 mm fuel layer is provided and locally available fuel can be used। लोकली अवेलेबल फ्यूल कहने का मतलब है ना कि जो आसपास हमारे मिल जाता है, जैसे गोईठा हो जाता है, जूट का बोरा हो सकता है, भुस्सा हो सकता है। अब जैसे गाय का गोबर जिसका उपयोग करना बहुत अच्छा से जानता है लोग गोईठा बना के, तो उसका गोईठा बना के उपयोग कर सकता है, वही सब चीज़ डाल देता है इसमें। कोयला जनरली यूज़ नहीं होता, देखिए ईटा पकाने के लिए जनरली कोयला यूज़ करते हैं आजकल के समय में, लेकिन इसमें ये जो गाय की ट्रेडिशनल है, इसमें मतलब पारंपरिक तौर से हम लोग बनाते आ रहे हैं, तो वही है। इसमें जो चीज़ मिल जाए, घास फूस पेड़ पुता का पेड़ वेड़ जो भी है सब कुछ इसमें उठा के डाल देते हैं अंदर, सब कुछ जला देते हैं, ठीक। फ्यूल अवेलेबल फ्यूल कैन बी यूज जो भी लोग अवेलेबल फ्यूल रहता है उसको उपयोग कर लेते हैं हम। ए ब्रिक लेयर विथ 4 to 5 कोर्स, ए ब्रिक लेयर उसका देखिए फ्यूल का हम लोग क्या कर रहे थे, तो ब्रिक का लेयर लगा रहे थे कि नहीं, ए ब्रिक लेयर या इसी को हम क्या बोलते हैं, टीयर्स। ए ब्रिक लेयर विथ 4 to 5 courses is put above the fuel layer, fuel layer, layer
फ्यूल लेयर के ऊपर इसको मतलब रख दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसे फ्यूल हम बनाए थे इस प्रकार, यहाँ पे फ्यूल हम भर रहे थे, फ्यूल के ऊपर था कि नहीं ईटा वाला जो ब्लू कलर से हम आपको बता रहे थे। तो वही कह रहे हैं कि मतलब ब्रिक के बाद जो फ्यूल हम भरे हैं ना, फ्यूल के बाद हम लोग ब्रिक का 5 से 6 कोर्स लगा देते हैं, एक लेयर में 5 से 6 कोर्स लगा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फ्यूल लेयर एंड, इसी में लिख लीजिएगा आगे, एंड अल्टरनेट एंड alternate fuel layer and fuel layers and brick layers are provided। उसका देख रहे थे कि नहीं हम एक बार फ्यूल फिर ब्रिक फिर फ्यूल फिर ब्रिक ऐसे अल्टरनेट प्रोवाइड कर रहे थे नहीं, तो वही लिख रहे हैं। ठीक, द थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर इज ग्रेजुअली डिक्रीज एंड, इसका लिखिए द थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर, द थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर the thickness of fuel layers is gradually decreases, decreases। मतलब कहने का ये हो ना कि जैसे कि हम यहाँ पे 700 से 800 mm का देते थे ना, उसके ऊपर वाला में हम 600 देंगे, उसके ऊपर वाला में 500 देंगे, उसके ऊपर वाला में 300, उसके ऊपर वाला में 200, ऐसे मतलब हम लगातार घटाते हुए चल जाएंगे इसमें। वो कह रहे हैं कि ग्रेजुअली मतलब लगातार इसको घटाते हुए चल जाएंगे। टोटल हाइट 3 to 4 मीटर ऑफ क्लैम्प। द टोटल हाइट ऑफ क्लैम्प इज, लिखिए द टोटल हाइट, TOTL, टोटल हाइट ऑफ क्लैम्प इज HEIGHT, height of clamp is 3 to 4 मीटर, 3 to 4 मीटर, 3 से 4 मीटर इसका पूरा टोटल हाइट रहता है। वहां पे भी हम आपको लिखवाए थे, यहाँ से यहाँ तक जो बाहर ग्राउंड के रहता है वो 3 से 4 मीटर रहता है। बेन हाइट इज 1/3 देन लोअर पोर्शन ऑफ क्लैम्प इज इग्निटेड या फायर। जब हमारा जो ब्रिक्स रहता है ना 3 से 4 मीटर का 1/3 मीटर हम भर लेते हैं ब्रिक्स और फ्यूल की सहायता से, तब हम नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला फ्यूल रहता है ना उसको हम जला देते हैं, और उसका जो हीट रहता है ना उसको हम कम करते रहते हैं, ताकि ऊपर वाला हम काम करते रहे, नीचे वो ब्रिक जलता रहे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारा फायदा भी हो जाता है कि हम यहाँ पे काम भी करते हैं, और जो हमारा हीट है वो मतलब ब्रिक वो स्टार्ट भी हो जाता है बर्निंग। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि देखिए वो सबसे पहले जलना स्टार्ट हुआ तो नीचे वाला जो लेयर होगा वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, आप ही सोचिए। वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, हम उसके ऊपर काम करते ही हैं, उसके बाद वो जल जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे वाला जल जाएगा कि नहीं, ये बात आप खुद सोच के देखिए, वो ज़्यादा जल जाएगा कि नहीं। ज़्यादा जलेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, ओवर ब्रांड ब्रिक प्राप्त होगा, मतलब ज़्यादा जला हुआ ब्रिक प्राप्त होगा, जिससे वो ब्रिटल होने का चांसेस रहेगा, या उसमें स्ट्रेंथ अत्यधिक मात्रा में आ जाएगा, वो हमारे फिर काम लायक नहीं रहेगा। तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है यहाँ पे। देखिए वेन हाइट रीच्ड when height reached 1/3 then lower portion of fuel then lower portion of clamp is ignited और फायर, FIRE, फायर, इसी को फायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, क्लैम्प इज अलाउड टू बर्न 1 to 2 मंथ। क्लैम्प को हम कितना दिन तक अलाउ करते हैं बर्न, मतलब जलते रहने देने के लिए 1 से 2 महीने तक अलाउ करते हैं। क्लैम्प इज अलाउ टू बर्न 1 to
month, MONTH, 1 से 2 महीने तक हम अलाउ करते हैं कि ये जलता रहे, MONTH मंथ। द टॉप सरफेस एंड साइड शुड बी फिल्ड विथ सैंड टू प्रिवेंट escape ऑफ हीट, मतलब हीट को रोकने के लिए। देखिए हम यहाँ पे आपको लिखाए थे, मतलब जो आखिरी लेयर था उसके बाद यहाँ पे अर्थ था, इधर भी अर्थ भर दिए थे कि नहीं भर दिए थे, तो किस लिए भरा जाता है, ताकि जो भी हीट है ना उसका, इसका फ्यूल का हीट है जो जिसके कारण ब्रिक पक रहा है, वो इधर उधर ना फैल सके, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर रहता है, क्या पता उसके आसपास फैल जाए तो किसी कोई बड़ा हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भाई फैल ना सके, वो अंदर ही अंदर जलता रहे, इसलिए हम वहाँ पे वो उसको भर देते हैं। लिखिए द टॉप सरफेस, रुकिए आप इसको उतारिए, मिटा के लिखवाते हैं तो समझिए, एक बार समझा ही देते हैं, ठीक। देखिए क्या कहना क्या जा रहा है क्लाइम बनी में, द शेप इज ट्रेपिजोडल एंड प्रिपेयर्ड, ट्रेपिजोडल शेप रहता है और उसको प्रिपेयर्ड इस प्रकार किया जाता है, सच वे दैट शॉर्ट एंड, मतलब जो भी छोटा छोटा एंड रहता है वो स्लाइटली इन एक्सकेवेशन, ताकि उसको खोद के हम अंदर कर सकें, एंड वाइडर एंड जो भी बड़ा बड़ा एंड रहता है इज राइज्ड एट एंगल ऑफ 50 डिग्री, ऐसे करके हम उठाए थे ना 15 डिग्री, देखिए फिगर में 15 डिग्री का पता चला होगा, फिर जो फिगर ही देखते रहिए आप उसको, उसमें से ही सब चीज़ है। 700 से 800 mm का हम फ्यूल लेयर देते हैं, सबसे नीचे प्रोवाइड करते हैं, एंड जो भी फ्यूल देते हैं वो लोकलियर लेवल हो सकता है, लोकलियर लेवल में काउ डंग यानी गोबर हो सकता है, जूट का बोरा हो सकता है, घास हो सकता है, फूल पत्ती कुछ भी हो सकता है, ठीक। अपन अपन सड़ा गला कपड़ा वो डाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है परफेक्ट। लेकिन जो भी है मतलब कि हम उसका यूज़ जलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम उठा के अंदर डाल देते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि लोकली अवेलेबल फ्यूल ज़्यादातर यूज़ हो जाता है हमारा। एक ब्रिक लेयर, उसके ब्रिक लेयर लगाते हैं, कितना 5 से 6 कोर्स का ब्रिक लेयर आते हैं, इस पुट अबव द फ्यूल लेयर के ऊपर, ठीक। एंड अल्टरनेट फ्यूल लेयर्स एंड ब्रिक लेयर्स आर प्रोवाइडेड, उसका अल्टरनेट तौर पे फ्यूल ब्रिक ऐसे करके हम पूरा ऊपर तक ले जाते हैं। फिर द थिकनेस ऑफ फ्यूल लेयर, जो भी हम थिकनेस डालेंगे फ्यूल लेयर का, फ्यूल लेयर्स इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, मतलब वो धीरे धीरे कम होते जाता है। देन द टोटल हाइट ऑफ क्लैम्प, उसका जो टोटल हाइट ऑफ क्लैम्प कितना है, तो 3 से 4 मीटर तक रहना चाहिए। व्हेन हाइट इज 1/3 रिच, जब 1/3 हम हाइट पहुंच जाते हैं नीचे से ऊपर तक, तब नीचे वाला जो पोर्शन होता है क्लैम्प का, हम उसको इग्निटेड यानी कि फायर यानी कि आग लगा देते हैं उसमें। उसके बाद क्या, तो क्लैम्प इज अलाउड टू बर्न, उसका क्लैम्प को हम कितने महीने तक, 2 महीने तक अलाउ करते हैं बर्न होने के लिए। जब हम पूरा काम कर लेते हैं उसका 2 महीने छोड़ देते हैं हम इसको ऐसे जला के। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम मिटाना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द टॉप सरफेस एंड द साइड should be filled with sand, the top surface एक मिनट रुकिए, तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। द टॉप सरफेस एंड the side should be filled, and the side should be filled with sand, to prevent मतलब रोकना होता है, to prevent escape या इसी के ब्रैकेट में लिख लीजिए escape या escape मतलब एक ही होता है, वहां से हट जाना या वो वहां से अलग हो जाना। escape ऑफ छूटना बोलते हैं ना जिसको, ऑफ हीट, ताकि हीट वहां से छूट ना सके, अलग ना हो सके। क्लैंप इज अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर, लिखे यहाँ पे नीचे एक पॉइंट और लिखिए, क्लैंप इज ए टेम्पोररी clamp is a temporary structure इसको हम 2 ही महीने के लिए बनाते हैं, उसके बाद 2 महीने के बाद इसको तोड़ के हटा देते हैं फिर वहां से, ठीक। इट्स
initial cost is low, its initial cost is low। यही देखिए क्लैंप में था, ठीक, इतना ही था। उसका अब एडवांटेज ऑफ क्लैंप बर्निंग देखते हैं, फिर डिसएडवांटेज ऑफ क्लैंप बर्निंग देख लेंगे। रहने दीजिए, इसी में लिखवा देते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज इतने में हो जाएगा। लिखिए, द मेन एडवांटेज ऑफ, ये लाइन हटा लीजिए, इस लाइन को हटाइए, यहीं पे लिखना स्टार्ट कीजिए, उसी में इस लाइन को जोड़ देंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ advantages of clamp burning is burning is low initial cost, जो भी हमारा जो मतलब शुरुआत में हम इसको बनाते हैं ना, उस समय हमारा जो कॉस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है। फिर क्या कहता है, मतलब कम लगता है। अब मिट्टी लगाना है, ईटा का स्ट्रक्चर बनाना, उसमें लगेगा ही कितना, 2 से 3 हज़ार एभव हो जाता है, ठीक। उसका लो फ्यूल कॉस्ट, हम फ्यूल भी क्योंकि लोकली अवेलेबल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें लो फ्यूल कॉस्ट भी हो जाएगा। लो फ्यूल कॉस्ट एंड ए फ्यू स्किल। और जो भी देखिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कम मात्रा में हमको ब्रिक ना प्राप्त करना होता है, इसलिए इसमें जो भी होता है मतलब कंप्लीट इसमें लोअर स्किल लेवल की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। इसमें इंजरी का भी उतना ज़्यादा चांसेस नहीं रहता है। एंड ए फ्यू स्किल लेवल levers, few skill levers are sufficient to complete the process of burning। With no liable to injury of high wind and rain force। प्रोसेस ऑफ बर्निंग लिखिए, ठीक, फिर कॉमा डालिए। द क्लैंप इज नॉट liable to injury from high wind and rain, and also clamp is not liable देखिए, इस पॉइंट का मतलब हो गया ना, नॉट लिएबल टू इंजरी। क्लैंप में मतलब बहुत ज़्यादा कितना भी हवा चले या बारिश हो, उससे इंजरी होने का बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है। क्लैंप में मतलब नुकसान कम होने का चांस रहता है। लिएबल टू इंजरीज, फर्क नहीं पड़ता इसमें। इंजरी फ्रॉम हाई विंड और रेन RAIN रेन, इस सब चीज़ से इसको फर्क नहीं करता। लिखा उसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिसएडवांटेज लिख लीजिए। द डिसएडवांटेज इज ओनली रुकिए तो इसको ब्लैक मार्क कर से लिख देते हैं, दिख नहीं रहा। The disadvantage is only a small quantity of brick is manufactured at a time। The disadvantage is only a small quantity
small quantity, only a small quantity of brick is manufactured. Brick quantity of brick is manufactured at a time and in that only 50% to 60% are good quality of brick found at a time, and in that only 50 to 60% are good quality of bricks are found. एक तो देखिए मतलब एक ही बार बना सकते हैं हम इसमें, एक बार मतलब क्लैंप का करके एक ही बार बना सकते हैं। ऊपर से ये कम मात्रा में मतलब जो इसमें रहता है 50 से 60% हमको ब्रिक अच्छा मिल पाता है। ठीक, कहने का यही मतलब हुआ। चलिए उसका देखते हैं। फाउंड एंड it is a very slow process। उसका ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। चलिए समझते हैं। द टॉप सरफेस एंड द साइड शुड बी फील्ड। देखिए फिगर आप निकालिएगा, फिगर में आप देखे होंगे कि टॉप सरफेस जैसे कि हम इसको ऐसे बनाए थे, तो यहाँ पे अर्थ से इधर भी अर्थ पूरा भर दिए थे हम लोग। किस लिए भर रहे थे, तो वही अभी इसमें बता रहे हैं हम लोग। ठीक, फील्ड विथ सैंड टू प्रिवेंट एस्केप या स्कीप ऑफ हीट इधर से उधर ना जा सके, हम इसके लिए हम वहाँ पे सैंड या अर्थ भरते थे। ठीक, क्लैंप इज ए टेम्पोररी स्ट्रक्चर। ये एक प्रकार का टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, मतलब इसको बनाते हैं तोड़ते हैं। ठीक, द मेन एडवांटेज ऑफ क्लैंप बर्निंग इन लो हीट, क्लैंप बर्निंग इज लो इनिशियल कॉस्ट। इसका इनिशियल कॉस्ट लो होता है, मतलब शुरुआत में जब पैसा लगाते हैं ये लो होता है। इसका फ्यूल कॉस्ट भी इसका लो होता है, एंड फ्यू स्किल लेवल, इसमें मतलब ज़्यादा स्किल लेवल की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आर सफिशिएंट टू कंप्लीट द प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं ऑफ बर्निंग। एंड ऑल्सो क्लैंप इज नॉट लिएबल टू इंजरी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज हवा या बारिश होगा तो उससे भी क्लैंप को कोई ज़्यादा खास इंजरी नहीं होगा। फिर द डिसएडवांटेज इज ओनली, इसका एक मतलब डिसएडवांटेज क्या है, तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक इज मैन्युफैक्चर्ड। एक बार में स्मॉल क्वांटिटी मतलब ब्रिक बनता है और एक ही बार बनता है एट ए टाइम, एक समय में। एंड इन दैट ओनली 50 to 60%, और उसमें भी ब्रिक बन रहा है जितना, उसमें भी 50 से 60% गुड क्वालिटी का रहता है ब्रिक आर फाउंड। एंड इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, ये एक प्रकार का स्लो प्रोसेस है। ठीक, और इसमें देखिए कुछ और भी होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ क्लैंप है, जो नीचे वाला हम फ्यूल में आग लगा दे रहे स्किन लगा दे, तो उसके कारण नीचे वाला में बहुत ज़्यादा जमेगा, ऊपर वाला में कम हीट पहुँचेगा, तो कम उसमें मतलब फ्यूल का मतलब कम वहाँ पे ब्रिक प्राप्त होगा। ओवरबर्न में वहाँ अंडरबर्न ब्रिक प्राप्त होगा, साइड में भी अंडरबर्न ब्रिक प्राप्त होने के चांसेस रहेंगे। तो वही कह रहा है कि ये मतलब इसमें कोई खास अच्छा ब्रिक नहीं मिलता, जो बीच में रहता है ना वही 50 से 60% ब्रिक हमको अच्छा मिलता है, बाकी इसमें खराब ब्रिक मिलता है। देखिए चलिए अब यहीं पे हमारा अपना क्लैंप बर्निंग खत्म करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो बर्निंग क्या होता है। बर्निंग एक प्रोसेस है, मतलब ड्राइंग के बाद जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी में हम लोग हार्डनेस, रेजिस्टेंस ये सब कुछ ब्रिक में मतलब इम्पार्ट करवाते हैं। ठीक, तो बर्निंग तीन चरण में होता है। पहला डिहाइड्रेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, और तीसरा देखिए तीसरा दिमाग में नहीं आ रहा। बर्निंग तीन स्टेप में होता है। पहले डिहाइड्रेशन कितना 400 से लेके 650 तक, फिर ऑक्सीडेशन 600 से लेके 900 तक, फिर वर्टिफिकेशन 900 से लेके 1100 या 1150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक, इससे ज़्यादा हम बर्न करते हैं तो वो ओवरबर्न ब्रिक हो जाता है, जिसमें साइज और शेप वो खराब हो जाता है, ग्लासी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो 1 मीटर से छोड़ते हैं तो चुरचुर हो जाता है। कम मतलब
1100 1150 से कम अगर जो जलाते हैं उसको तो सॉफ्ट ही रह जाता है, उसमें उतना सफिशिएंट लोड नहीं सहने का लोड मतलब लोड सहने का क्षमता नहीं आ पाता है, उसमें स्ट्रेंथ पूरा नहीं आ पाता है। ये चीज़ हमने देखा। तो फिर उसका बर्निंग दो तरीके से किया जा सकता है, क्लैम्प बर्निंग और क्लीन बर्निंग। क्लैम्प बर्निंग जो अभी हमने आपको बताया क्लैम्प बर्निंग में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, इसमें हमने आपको फिगर भी बताया कि क्लैम्प बर्निंग कैसे किया जाता है। इसमें ऐसे एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है जो कि 15 डिग्री के एंगल पे ऐसे रहता है और फिर ये सीधा रहता है, थोड़ा सा जमीन में धंसा हुआ रहता है, चारों तरफ से हम इसको मिट्टी से पैक कर देते हैं। फिर इसमें पहले फ्यूल लेयर लगाते हैं जितना 700 से 800 का रहता है, फिर उसका ब्रिक, फिर फ्यूल ऐसे करते जाते हैं, फ्यूल का जो होता है ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है। इसमें एक चीज़ फायदा होता है क्या, तो हम ब्रिक को ऊपर से सजाते जाते हैं, उससे पहले ही हम नीचे 1/3 पहुंचता है तो फ्यूल आग लगा देते हैं, जिस कारण ब्रिक पकते भी रहता है, हम अपना प्रोसेस भी चालू रखते हैं। लेकिन इसमें 50 से 60% ब्रिक हमको अच्छा मिलता है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज। और एक समय में बहुत छोटा 20 से 30 हज़ार ब्रिक ही इसमें पका सकते हैं। यही क्लैम्प बर्निंग था। क्लीन बर्निंग देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट आई में, ठीक। क्लीन बर्निंग देखेंगे, उसका जो आपका मतलब यूनिट 4 का चल रहा है फाउंडेशन उसको भी आप देखते रहिएगा, ठीक। कैसा लगा आपको एक पूरा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सेशन ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, देखते रहिए कि वो टीच वाले इन बिहार पॉलिटेक्निक। थैंक यू।